नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रथम वर्ष का शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, उसका ये द्वितीय गैस मॉडल पेपर है साथियों। इससे पहले आपको एक करवाया है। इसका पूर्णांक आपको 70 नंबर का मिलेगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का और 70 में से पास होने के लिए आपको 28 अंक की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और देखिएगा, आप लोग इन सभी मॉडल पेपरों को पूरा बारीकी से पढ़ना है। इन सभी में रट्टा लगा लेना है। इनके क्वेश्चनों को, इनके आंसरों को सबको बारीकी से पढ़ के और तब एग्ज़ाम देने जाना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें शामिल कौन सा तत्व नहीं है। तो ध्यान रखना, त्रिमुखी का मतलब होता है 3 तत्वों वाली प्रक्रिया। 3 तत्व कौन कौन से हैं उसके? एक तो है पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षक। ध्यान रखना, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीनों ही तत्व हैं, परंतु कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक शोध नहीं है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था साथियों? आंसर आपका होगा रूसो ने। देखिए, 2 क्वेश्चन आपने, एक नारा और पढ़ा होगा, वेदों की ओर लौटो। बताओ ये किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये किसने दिया था साथियों? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हम बता रहे हैं आपको, प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया था साथियों रूसों ने। अगला क्वेश्चन है, अरविंद ने श्री माँ किसे कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, श्री माँ के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता को। ये सिस्टर निवेदिता और विवेकानंद की कहानी बड़ी अजीब है, आप लोगों ने सुन ली होगी हालांकि। तो ये सिस्टर जो निवेदिता है, ये वही है, इनको हम श्री माँ के नाम से भी जानते हैं। वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में प्रारंभिक सोपान कौन सा है? तो आपने देखा होगा, हमारे मानव जीवन में, हमारी संस्कृति के, वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। उनमें से जो ज्ञानार्जन की बात करते हैं हम, तो देखिए ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में पहला सोपान कौन सा है? आपको याद रखना है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो होता है, ये हमारी जो प्राचीन समय में वैदिक परंपरा होती थी, उस समय गुरु के आश्रम में जाने से पहले, ठीक है, ये संस्कार किया जाता था। विद्या प्राप्त करने से पहले जो संस्कार किया जाता था गुरु के द्वारा विद्यार्थी के लिए, उसको हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। अन्नप्राशन का मतलब होता है बच्चा जब पहली बार भोजन का टुकड़ा ग्रहण करता है या अन्न ग्रहण करता है। और समापवर्तन का मतलब होता है साथियों, हमारी विद्या पूरी होने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसको हम समापवर्तन संस्कार कहते हैं। और पहला कौन सा है? उपनयन। शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना की द्वारा जीने की प्रक्रिया किसने कहा है? तो आंसर होगा आपका जॉन डेवी। डी ऑप्शन राइट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। क्वेश्चन 6 है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, विद्यार्थी की जांच आदि। मूल्यांकन निर्णय लेने में मदद करता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन 7वां है, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना है, 4 सोपान है। पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य, दूसरा सोपान है विषय वस्तु का चयन, तीसरा सोपान है सीखने के अनुभवों का चयन और चौथा सोपान है मूल्यांकन। अगर आपसे यही प्रश्न अगर निबंधात्मक पूछा जाएगा तो ये स्टेप आपको याद रखने, इनकी व्याख्या भी आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक है साथियों, ये पाउले फ्रेरे के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन परंपरा में शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं साथियों। एक प्रकार है आचार्य और दूसरा है उपाध्याय। आचार्य जीवन में सम्यक चरित्र के समावेश के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि उपाध्याय उसके कार्य क्षेत्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 10वां। दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा,
दर्शन शास्त्र के विचारों को शिक्षा में अपनाया जाता है और उनके अनुसार सिखाया पढ़ाया जाता है। दर्शन शास्त्री जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता को मानते हैं और यह स्वतंत्रता मात्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ही नहीं अपितु सर्वपक्षीय स्वतंत्रता होती है, जिसमें रोग, शोक, मोह, लालच, शोषण, अन्याय निहित है। शिक्षा का भी मूल रूप से ही स्वतंत्रता ही उद्देश्य है। अतः दर्शन एवं शिक्षा इतने निकट है कि उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। सीखने के कारक कौन कौन से हैं, बताइए साथियों। तो सीखने के आपको 4 कारक याद रखने हैं। पहला कारक है सुनियोजित, दूसरा कारक है नवीनता, तीसरा कारक है त्रिपक्षता और चौथा कारक है माध्यम या फिर साधन या विधि। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अथवा में क्वेश्चन है अपना, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन आता है, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के कौन से तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा में प्रासंगिक हैं। तो कौन कौन से हैं आपको याद रखना ही, 4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बौद्ध परंपरा में जिस प्रकार शिक्षा का कार्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल देता है, उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का समुचित निर्माण करना है। बौद्ध परंपरा में शिष्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु जिस आचरण या आत्म अनुशासन पर बल दिया गया है, वही वर्तमान में विद्यार्थी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तीसरा तत्व है, बौद्ध काल की शिक्षण संस्थाओं में हमको कुछ ऐसे केंद्रीय मूल दिखाई देते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चौथा तत्व है, बौद्ध परंपरा में ज्ञान प्राप्ति हेतु तर्क, अनुभव, विवेक, संवाद इत्यादि महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं, जो हर युग में शिक्षा प्राप्ति के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। नेक्स्ट अथवा में आपका क्वेश्चन है, जैन परंपरा में शिक्षक का क्या स्थान है। 13वां क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बताइए। आपका आंसर होगा साथियों, ज्ञान व्यक्ति के अंदर विद्वान है जो शिक्षा द्वारा उसका प्रकटीकरण करता है। शिक्षा ज्ञान की सर्जक ने होकर के उसके अर्जन का माध्यम है। सेकंड है सिद्धांत, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक एवं शारीरिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही पक्षों का संतुलन में समुचित विकास करता है, न कि उसे सूचना प्राप्ति तक ही सीमित रखता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, अरविंद ने दार्शनिक एवं शैक्षणिक विचारों की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे 14वां, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, उसके गुण एवं दोष लिखिए भाई। तो क्या होगा इसका आंसर, सबसे पहले आपको गुण याद रखने हैं बुनियादी शिक्षा के। मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, दार्शनिक आधार, आर्थिक समस्या का समाधान, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, अहिंसात्मक क्रांति का अग्रदूत, उत्पादन पर जोर, भारतीयता की छाप, सामाजिक शिक्षा, चरित्र निर्माण व सर्वांगीण विकास, ये आपके गुण हैं। अगर हम इसकी बात करें दोष क्या है, दोष है बुनियादी शिक्षा के आर्थिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देना, राष्ट्रीय धन का अपव्यय, भार स्वरूप बेसिक क्राफ्ट तैयार करना, निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर कठिनाई, और 5वां है औद्योगिक क्रांति में सामंजस्य न होना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। आगे बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन है, रूसों के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था, समर्थन किसने किया था, तो रूसों ने किया था। और ये होती क्या है, रूसों ने अपने समय के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रख करके शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। रूसों ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य है नकारात्मक नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी के द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसों का कहना है कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती जा रही है।
बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करता है, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देता है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा है कि बच्चों के शरीर का विकास, शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवान इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था की व्याख्या करो। इवान इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था जो है उसकी व्याख्या। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का अर्थ बताइए। पाठ्यचर्या शब्द आंग्ल भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, ये कैरिकुलम आंग्ल भाषा का है, ठीक है। इसको हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं। यदि हम पाठ्यचर्या के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि पाठ्यचर्या क्या है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, जिस पर हम चल करके बालक अपने शिक्षा पद्धति के लक्ष्य को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में कहें कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यचर्या के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, पाठ्यचर्या की विशेषता और उसके उद्देश्य क्या होंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17वां है, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में कोई 4 अंतर बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल अंग है। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। और पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका स्वरूप व्यापक है। पाठ्यचर्या का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। पाठ्यचर्या में छात्र के संतुलित व सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, परोक्ष या फिर छुपी हुई पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको याद करना है। अब आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखेंगे क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका, सीसीई जिसको बोलते हैं हम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापकता के संदर्भ में बेहतर वातावरण व अवसर उपलब्ध कराने के लिए सीसीई का महत्व है। पाठ्यचर्या के वे विषय जिन्हें पेपर पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता, ना ही गणितीय अंकों द्वारा जांचा जा सकता, जैसे रोग, संगीत, कला, उनकी जांच हम सीसीई के द्वारा करते हैं। बच्चों में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीसीई अति आवश्यक है। बच्चों की नकल प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति को रोकने व परीक्षा में व्याप्त भय को दूर करने के लिए सीसीई की आवश्यकता पड़ती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 19वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन से छात्र का सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार से होता है, बताइए साथियों। देखेंगे, मूल्यांकन के आधार पर छात्र का सामाजिक स्तरीकरण करने में सहायता मिलती है। आजकल समाज में विद्यालय में प्रवेश लेते समय यह सरकारी नौकरी में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है। यदि समुचित मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र को अपनी सामाजिक स्थिति का लाभ प्राप्त हो जाता है। उसे अच्छे विद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है तथा सरकारी नौकरी में भी सहायता मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रगति पर आरक्षण का लाभ भी मिल जाता है, जिससे उसका सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा मापन व मूल्यांकन में संबंध बताते हुए परीक्षा व मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन है आपका, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला उद्देश्य है आदर्श नागरिक बनाना। न्यायपूर्ण आदर्श समाज के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण बौद्धिक उपक्रम है। सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका जीवन की बुराइयों को खत्म करके नवजीवन प्रदान करने में सक्षम है। दूसरा उद्देश्य है मानसिक विकास करना। प्लेटो की मान्यता थी कि शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जिसे मानसिक रोग का मानसिक औषधि द्वारा उपचार किया जाता है। और तीसरा उद्देश्य है नैतिकता का विकास। शिक्षा वह सांचा है जिसे व्यक्ति को नैतिक श्रेष्ठता के अनुकूल ढाला जा सकता है।
और चौथा उद्देश्य है प्लेटो का सामाजिकता का विकास व आध्यात्मिकता का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अथवा में इसके आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, अरस्तु की शिक्षा योजना या फिर अरस्तु की शिक्षा स्वरूप के जो 3 भाग हैं या फिर जो 3 सोपान हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। अब आते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। आदर्शवाद की परिभाषा लिखते हुए इसके शिक्षा में क्या उद्देश्य हैं, लिखिए आप लोग। तो देखिए, आदर्शवाद प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु व सुकरात ने किया। DM दत्ता के अनुसार, ये परिभाषा याद रखनी है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। ये परिभाषा किसकी है? DM दत्ता की। शिक्षा में आदर्शवाद देखिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा आध्यात्मिक आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की भौतिक प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा सर्वोत्तम है। उनकी मान्यता है कि सत्यम शिवम सुंदरम तथा धर्म के गुणों का रसस्वादन करना सिखाया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार सांस्कृतिक गुण ही अंतिम व परम सत्य हैं। रस्क की परिभाषा के अनुसार शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। सामान्यतः आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, परंतु आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्यों और लक्ष्यों पर अधिक बल दिया है। अब आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। पहला है आत्मानुभूति, दूसरा है व्यक्तित्व का विकास, तीसरा है आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति व उन्नति करना, चौथा है सांस्कृतिक विराम की रक्षा एवं बुद्धि, पांचवा है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, छठवां है पवित्र जीवन की प्राप्ति और सातवां है पूर्ण मनुष्य का विकास। इसके अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं? इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। एक भी प्रश्न अगर इनसे बाहर चला जाए मैं गारंटी लेता हूं 1-2 प्रश्न आएंगे बस एक्स्ट्रा में। 22वां क्वेश्चन है, इस्लामिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से उद्देश्य? पहला है ज्ञान का विकास एवं प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य है इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना। मोहम्मद साहब ने ज्ञान का अमृत बताया। ज्ञान को क्या बताया? अमृत। और कहा कि ज्ञान की निजात अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान ही क्या है? मुक्ति का साधन है। मोहम्मद साहब ने फरमाया इस्लाम को हासिल करना हर मुश्किल मर्द औरत का फ़र्ज होता है। हर मुस्लिम मर्द और औरत का फ़र्ज है ये कि वो अपने इल्म को हासिल करे। इल्म का मतलब होता है शिक्षा। नेक्स्ट है इस्लाम का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा इस्लाम का प्रसार करना था। दूसरा काम क्या था? इस्लाम धर्म को प्रसारित करना। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न स्थानों में मकतबों में मदरसों की स्थापना की गई, जिनमें धर्म शिक्षा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। तीसरा उद्देश्य है कि धार्मिकता के माध्यम से नैतिकता का विकास करना। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का विकास करना था। धर्म की आवश्यकता को पूर्ण रूप से मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। मकतबों एवं मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा विकास किया जाता था, जिससे मुस्लिम शिक्षा का एक यह भी उद्देश्य था कि व्यक्तियों में नैतिकता का विकास हो। और चौथा उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। अतः मकतबों में मदरसों में छात्रों में अच्छी आदतों में और उत्तम चरित्र का निर्माण करते हैं और इनको करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास भी किया जाता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, सुकरात के अनुसार शिक्षा दर्शन के उद्देश्य एवं विधियों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है सुकरात वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वां, भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। तो देखिएगा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा व शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से जानते थे। वे समाज में सभी को शिक्षित, विशेष कर दलित समाज को शिक्षित होने के महत्व को समझाते थे। अतः उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक दावे छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताए। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है जीविका उपार्जन का उद्देश्य। अंबेडकर का मानना था कि तत्कालिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थी शिक्षक तो बन सकता है पर कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उनके अनुसार शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाए, शिक्षा ऐसी हो कि जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए। अतः शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है कि विद्यार्थी को जीविका उपार्जन अर्जित करना सिखाना चाहिए। उनका दूसरा उद्देश्य है सामाजिकता का उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य व्यक्ति व समाज के संपूर्ण पक्षों का समन्वयात्मक विकास करना है, क्योंकि बालक पर विद्यालय के साथ साथ समाज का भी प्रभाव पड़ता है। अंबेडकर शिक्षा द्वारा बालक को सामाजिक प्राणी बनाने की बात करते हैं। समाज से कुरीतियों, रूढ़ियों, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों का दमन तभी संभव है जब समाज में शिक्षित, उच्च व व्यापक दृष्टिकोण वाले सामाजिक प्राणी होंगे। तीसरा उद्देश्य था उनका आचरण का उद्देश्य। अंबेडकर के अनुसार विद्यार्थियों के आचरण को नियमित कर उनके व्यवहार को उनके हित में लिए बदला जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यक्तित्व की उन्नति हेतु उच्च आचरण की स्थापना को महत्व दिया था। चौथा उनका उद्देश्य है संगठन का उद्देश्य। अंबेडकर जी ये बात भली भांति जानते थे कि भारतीय लोगों में, विशेषकर दलितों में, शिक्षा एवं संगठन का अभाव है और इसी कमी के कारण वे सामाजिक उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पाते। वे लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, देखिए, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या स्थान है और उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, चौबीसवां क्वेश्चन है, मनुष्यीकरण से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम के संबंध में पाउले फ्रेरे के क्या विचार थे? ये मनुष्यीकरण की जो व्याख्या की थी ये पाउले फ्रेरे ने की थी साथियों। तो अब सबसे पहले बात करेंगे मानुषिकीकरण होता क्या है। मानुषिकीकरण का तात्पर्य मनुष्य होने से है। यहां मनुष्य होने का मतलब है दूसरों के साथ और दुनिया के साथ संबंधों में जीना। यह तभी संभव है जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचानने, जिसके द्वारा वे अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके। पाउले फ्रेरे के अनुसार जो पाठ्यक्रम था वो क्या था? देखिए, फ्रेरे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही विषय वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हों। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। उपरोक्त योगदान के अतिरिक्त पाउले ने प्रौढ़ शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने प्रौढ़ों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण पद्धति का भी विकास किया। साक्षरता कार्यक्रम के तहत उन्होंने उत्पीड़ितों को उनके वर्तमान हालत के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से उत्पीड़नकारी उन लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हैं, और उन्हें शिक्षा दी थी कि उन्हें शोषणकर्ताओं से मुक्ति दिला सकती है। शिक्षा क्या है कि वो शोषणकर्ताओं से मुक्ति दिला सकती है। पाउले की यह मुक्तिदायी क्रांति और अहिंसावादी क्रांति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पाउले फ्रेरे ने मनुष्यीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को मुक्तिदायी प्रकृति माना या प्रक्रिया माना। उसके अनुसार यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने इस हालात के बारे में खुद जाने, उसे स्वयं को पहचानना होगा। यह प्रक्रिया फ्रेरे के द्वारा चेतना का ऊर्ध्वीकरण और विवेकीकरण भी कहा जाता है। इसके द्वारा उत्पीड़न की संरचनाएं उजागर भी होती हैं। अथवा में आपको याद रखना क्वेश्चन, मकारेंका को रूस की शिक्षा का जॉन डेवी क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, लगाइए इंपॉर्टेंट। मकारेंका को रूस की शिक्षा का जॉन डेवी क्यों कहा जाता है? रूस एक देश है, तो जॉन डेवी ने रूस के अंदर
अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की थी? तो मकारेंका ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की। तो मकारेंका को रूस की शिक्षा का जोन डीबी क्यों कहते हैं बताओ? ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है अंतिम 25वां। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। पहला कारक है राजनीति कारक। राजनीति लक्ष्यों, विषय वस्तु और सीखने के अनुभवों और शिक्षा में मूल्यांकन के तरीकों को निर्धारित एवं परिभाषित करती है। आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री और उनकी व्याख्या राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित होती है। कार्मिकों की भर्ती में राजनीतिक विचारों की भागीदारी भी होती है। दूसरा कारक है सामाजिक कारक। पाठ्यचर्या निर्माण में लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी यह अपेक्षा होती है कि एक स्कूल प्रणाली द्वारा हमें कैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों में संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान विभिन्न पक्षों, धर्मों और संस्कृतियों के लिए विचार भी किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा कारक है आर्थिक कारक। शिक्षा के संबंध में आर्थिक नियोजन का बहुत महत्व है। शिक्षा के वित्त पोषण का एक उद्देश्य मानव संसाधन का विकास एवं देश की आर्थिक दशा में सुधार हेतु योगदान करना है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को श्रम अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के विषय में चिन्हित होना चाहिए। चौथा हमारा कारक है पर्यावरणीय कारक। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इनका प्रभाव हवा, पानी और धरती पर पड़ा है। बढ़ती आबादी और तकनीकी ज्ञान ने पर्यावरण के लिए कई कठिनाइयां उपस्थित की हैं। औद्योगिक कचरे ने पूरे संसार को प्रदूषित किया है और ये सभी कारक हमारी पाठ्यचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। और आपको अंतिम प्रश्न अथवा में याद रखना है, शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या के संबंध में स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, सीरीज से आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो ये आपका पूरा ये अपना मॉडल पेपर हुआ। कल हम फिर पढ़ाएंगे आपको सेकंड मॉडल पेपर इसका। ठीक है मेरे भाई, ये शायद सेकंड मॉडल पेपर ही था, है ना? ये सेकंड था। अब इसके बारे में हम आपको थर्ड मॉडल पेपर पढ़ाएंगे फिर अपनी तिथि के अनुसार। ठीक है भाई, धन्यवाद।